नमस्कार दोस्तों, ठंड का मौसम है लेकिन चुनावी गर्मी है और मैं इस वक्त हूँ सड़क पर। वो सड़क जो दिल्ली से पश्चिम यूपी की तरफ जाती है और मैं निकला हूँ पश्चिम यूपी की यात्रा पर। और आज इस यात्रा का एक खास मकसद है, वो ये कि एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने यूं तो कुछ महीने पहले दावा यह किया है कि यूपी की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पहले और दूसरे दौर की तारीखें सबसे नजदीक है, इसलिए अभी कल जो एक लिस्ट आई है, पहली लिस्ट, उसमें 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। स्क्रीन पर आप उन उम्मीदवारों के नाम, उनके इलाकों के नाम आप देख पा रहे होंगे। तो आज मैं आपको ले चलूंगा पश्चिमी यूपी के उन खास इलाकों में जहां से असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे, जिनकी ये लिस्ट है। और उस इलाके में मुसलमानों का रुख क्या है, मुसलमान सपा, बसपा और एमआईएम और अगर कहीं कांग्रेस है, उसके बीच में क्या सोच रहे हैं, ये बताने के लिए ले चलूंगा। उससे पहले जरा आपको बताऊं कि एमआईएम ने जो 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उन इलाकों का समीकरण क्या है, इसको गौर से सुनिए और समझिए। और ये भी बताओ कि इस वीडियो के बाद मुमकिन है एमआईएम के बहुत सारे जो ट्रोल ब्रिगेड के लोग हैं, जो ट्रोल आर्मी है, जो लगातार मुझे ट्रोल करती है, पीछा करती है, वो फिर से मुझे ट्रोल करना शुरू करे। क्योंकि जब मैं हकीकत दिखाता हूँ, कुछ मुसलमान जो अलग अलग इलाकों में मिलते हैं, वो अपनी राय जाहिर करते हैं। अगर वो नाइत्तेफाकी रखते हैं, अगर वो ओवैसी के प्रति उनका झुकाव नहीं दिखता है, तो ओवैसी के समर्थक नाराज होकर मुझे गालियां देने लगते हैं, ट्रोल करते हैं, धमकी भी देते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद भी वो शुरू हो, लेकिन हम आते हैं ओवैसी के उम्मीदवारों पर, उन इलाकों पर, और क्या असर होगा और कहां कहां सपा और बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, और क्या ये मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच क्या मुस्लिम वोटर बटेगा और इसका कोई असर होगा, इसी को समझिए। ओवैसी की जो पहली लिस्ट है, लोनी गाजियाबाद जिले की एक सीट है, बहुत मुस्लिम आबादी उस इलाके में है, लेकिन बीजेपी का उस सीट पर कब्जा है। अभी आज की तारीख में सपा की तरफ से वहां आरएलडी को सीट मिली है। सपा आरएलडी गठबंधन में मदन भैया उम्मीदवार हैं। नंद किशोर गुर्जर वहां बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, वहां से डॉक्टर महताब को टिकट दिया है। और अखिल चौधरी बसपा के उम्मीदवार हैं। एक और दिलचस्प है, बीएसपी ने भी पहले दौर के 58 सीटों के लिए 53 सीटों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें 14 मुस्लिम है। गौर करने की बात है, बीएसपी की लिस्ट में 14 मुस्लिम, सपा आरएलडी की पूरी लिस्ट अभी इन सीटों पर आई नहीं है, और असदुद्दीन ओवैसी की लिस्ट आ चुकी है। तो मुस्लिम वोट, मुस्लिम का रुख, इसी को समझने के लिए जो 9 सीट है, उसमें अहम सीटों पर बात भी करूंगा और उन सीटों पर आज जाऊंगा भी। जैसे धौलाना गाजियाबाद, धौलाना विधानसभा वैसे हापुड़ जिले में आती है, लेकिन कुछ इलाके उसके गाजियाबाद जिले में भी हैं। धौलाना बहुत जैसे अहम सीट है। धौलाना में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होना है। ओवैसी के उम्मीदवार धौलाना में आ गए हाजी आरिफ, जिन्हें चेयरमैन पति कहा जाता है। उनकी पत्नी यहाँ नगर पंचायत, डासना नगर पंचायत की चेयरमैन है। हाजी आरिफ का इलाके में कहा जाता है ठीक ठाक असर है। और असदुद्दीन ओवैसी ने धौलाना में, डासना में, धौलाना विधानसभा के डासना में वहीं चुनाव कार्यालय खोला था जब उन्होंने यूपी में ताल ठोकने का ऐलान किया था, और वहां से ही चुनावी यात्रा उनकी शुरू हुई थी। पहली यात्रा करीब 4-5 महीने पहले, मुझे तारीख याद नहीं है। तो धौलाना अहम है। धौलाना में क्या है समझिए, और ऐसे बाकी सीटों पर बताता हूं। और कहां सपा बसपा के उम्मीदवार के बीच में अगर एमआईएम आता है, क्या फर्क पड़ेगा, और क्या एमआईएम प्रभावित करता है, क्या एमआईएम कुछ सीटें निकाल लेता है, या एमआईएम के उम्मीदवार वोट काटने की स्थिति में होते हैं, तो कोई तस्वीर बदलती है, इसको समझने के लिए चल रहा हूं और अभी फिलहाल बता रहा हूं। धौलाना बहुत दिलचस्प ऐसे है कि धौलाना से 2017 में जीते असलम चौधरी, मुस्लिम उम्मीदवार, बीएसपी के उम्मीदवार, 88,000 वोट मिले। और दूसरे नंबर पर रहे 2017 में रमेश तोमर, 85,000 बीजेपी के उम्मीदवार को वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे धर्मेश तोमर, समाजवादी पार्टी के 71,000 वोट मिले। हुआ क्या, असलम चौधरी मुस्लिम है, बीएसपी के टिकट से जीते धौलाना से, इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। धर्मेश तोमर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, 71,000 वोट मिला, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार है। और धौलाना की स्थिति यह है
कि वहां से बासित प्रधान बीएसपी के उम्मीदवार हैं मुस्लिम, हाजी आरिफ एमआईएम के उम्मीदवार मुस्लिम, जाहिर है मैंने आपको बताया डासना नगर पंचायत की चेयरमैन पति बोला जाता है उनको, असलम चौधरी बताया आपको सपा, और धर्मेश तोमर बीजेपी। अब ये स्थिति ये है धौलाना विधानसभा में, कहा जाता है कुछ लोगों का दावा है कि 2.25 लाख मुस्लिम है, कुछ का दावा है 1.5 लाख मुस्लिम है, लेकिन यह मुस्लिम बहुल आबादी वाला विधानसभा है, विधानसभा सीट है। 40 से 45%, कुछ लोग दावा करते हैं 50% मुस्लिम है। और धौलाना इलाके में डासना में असदुद्दीन ओवैसी की रैली भी कुछ दिन पहले हुई थी, उस रैली की भी तस्वीर आपको दिखाई थी। अब यहाँ दिलचस्प ये हो गया कि बीएसपी से जो जीता वो सपा का उम्मीदवार, सपा से जो 2012 में धर्मेश तोमर जीते थे, 12 में ये सीट सपा की थी, वो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार, और बीच में ये मुस्लिम उम्मीदवार एमआईएम के भी और बीएसपी के। तो ये देखना होगा कि धौलाना में क्या कोई गेम चेंज होता है। अगर एमआईएम के उम्मीदवार वोट काटते हैं, मैं वोट काटना शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर वो वोट काट लेते हैं तो क्या बीजेपी का रास्ता साफ होता है? और अगर एमआईएम के उम्मीदवार जीत लेते हैं तो क्या ये मुमकिन है? ये जनता तय करेगी, अभी चलेंगे तो देखेंगे। लेकिन दिलचस्प है यहाँ, अगर धौलाना में देखें तो 50,000 के आसपास मुस्लिम है। बीएसपी के उम्मीदवार अगर जीते 2017 में असलम चौधरी, तो मुस्लिम और दलित गठजोड़ था, दलित वोट उनको मिला। अब बीएसपी की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार है बासित प्रधान, तो क्या उनको ऐसे ही मुस्लिम मिलता है और दलित मिलता है, उनका रास्ता साफ होता है? ये भी देखने की बात है। 20-25 हजार ब्राह्मण हैं, 20-25 हजार ठाकुर हैं, और ऐसे वहां का समीकरण है, लेकिन मुस्लिम बहुल। एमआईएम का बीच में कूदना। बाकी सीटों की अगर बात करें, सिवाल खास मेरठ जिले की सीट है और बहुत अहम सीट है, इस सीट को भी समझिए, और इन सीटों पर आपको ले भी चलूंगा मैं। सिवाल खास मेरठ की जो सीट है, मेरठ जिले की, यहां 2017 में बीजेपी की जीत हुई है। नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद रहे, और नंबर 3 पर यशवीर सिंह आरएलडी के रहे सिवाल खास में। इस बार सिवाल खास से अभी मैं देख रहा हूं सपा गठबंधन का नाम तो नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहां से बदला है। महेंद्र पाल सिंह को सिवाल खास से टिकट दिया है। रफात खान एमआईएम के उम्मीदवार हैं, और बीएसपी के भी उम्मीदवार मुकर्रम अली। तो सिवाल खास में क्या होता है? क्या कोई गेम चेंज होता है? एक और सीट है दिलचस्प, किठौर, मेरठ जिले की सीट। अब किठौर भी आपको ले चलूंगा। किठौर में अभी बीजेपी के सत्यवीर त्यागी किठौर से विधायक हैं, अभी उनका टिकट फिर से दोबारा उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। शाहिद मंजूर जो समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक रहे किठौर से, 2012, 2007, 2002, और अतीत में जाएंगे तो उनके पिता 5 बार विधायक रहे। मतलब एक तरह से देखें तो उनकी परंपरागत पारिवारिक सीट है, जहां 8 बार बाप बेटे जीते, लेकिन 2017 में हार गए, बीजेपी जीत गई। शाहिद मंजूर इस बार भी सपा के वहां से उम्मीदवार हैं। कुशल पाल मावी बसपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन तस्लीम अहमद ये यहां से एमआईएम के उम्मीदवार हैं। अब किठौर में भी मैं गया था, असदुद्दीन ओवैसी की रैली भी मैंने कवर की थी, रैली में कुछ लोग जुटे भी थे। दिलचस्प ये हुआ कि किठौर भी और धौलाना डासना में भी, दोनों रैलियों में बहुत सारे लोग मुझे मुस्लिम मिले, जिन्होंने कहा कि हम सुनने आए, असदुद्दीन ओवैसी को हम बड़ा नेता मानते हैं, अच्छा बोलते हैं, हमारे हक हुकूक की बात करते हैं, हमारे पक्ष में लड़ाई लड़ते हैं, संसद में बोलते हैं, लेकिन हम सुनने आए हैं, वोट हम नहीं देंगे। ऐसे भी कुछ लोग मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब ऐसे थे, बहुत उनके समर्थक पक्के वाले भी थे, लेकिन उसी भीड़ में ऐसे लोग भी। और जब उस तस्वीर को, उनकी आवाज़ को मैंने सुनाई कि ऐसे लोग भी हैं, तभी गालियां पड़ी, ट्रोल किया गया मुझे कि मैं लोगों को लेके जाता हूं असदुद्दीन ओवैसी के रैलियों में। ये मुमकिन है क्या? और मैं लेके जाता हूं, उनके बयान लेता हूं। और एक दिलचस्प बात हुई, मैंने अपने एक वीडियो में, मेरे जो सहयोगी हैं 3 कैमरामैन रिसर्च सहयोगी मेरी गाड़ी में पीछे बैठे थे, और मैंने एक वीडियो किया कि अपनी सहयोगियों के साथ कहीं जाते हुए। अब उसको असदुद्दीन ओवैसी की आईटी सेल ने या ट्रोल आर्मी ने उस फोटो को ऐसे प्रचारित किया कि अजीत अंजुम
एमआईएम मजलिस की सभा में जुम्मनों को ले जाते हुए, मतलब समाजवादी पार्टी के समर्थक मुसलमानों को ले जाते हुए बाइट करने की। अब जरा सोचिए किस शातिराना ढंग से यह दुष्प्रचार होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए प्रचार। वोट मुस्लिम देंगे, जनता देगी, तय हार जीत जनता तय करेगी। मेरी भूमिका उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि जनता क्या बोल रही है आप तक पहुंचाऊं। आज भी अगर मैं मुस्लिम बहुल इलाके में जाऊंगा, कैंडिडेट, बिना किसी लाइनअप के, जहां जाऊंगा जो मिलेंगे जैसे मिलेंगे उनकी बात आप तक पहुंचाऊंगा। अब उससे जिसको जो अंदाजा लगाना है लगाएं। अगर हो सकता है 25 लोग में कहीं 20 लोग एमआईएम के पक्षधर न मिले तो एमआईएम वाले कहेंगे मैं ऐसे मुसलमानों के पास जा रहा हूं। तो क्या यूपी के 20% मुसलमान सारे ओवैसी के साथ हैं? क्या यूपी में अगर ये 9 सीट अभी ओवैसी ने 9 सीटों पर उम्मीदवारी ठोक दी है, उम्मीदवारों के नाम क्लियर कर दिए, तो क्या 9 के 9 जीत जाएंगे? या 100 अगर खड़े कर देंगे 100 के 100 जीत जाएंगे? ये तो पता चल जाएगा 10 मार्च को। उसके पहले मेरा काम है रायशुमारी का। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम बहुत कुछ तय करेंगे। सपा बसपा की किस्मत वो यूं कि सपा आरएलडी का गठबंधन मोटे तौर पर मान के चलता है कि एमवाई समीकरण है, उसके बाद जो भी है एडिशन है, चाहे उसमें ओबीसी जुड़े, चाहे उसमें और जातियां जुड़े, और इसीलिए अखिलेश यादव ने ओबीसी के नेताओं को शामिल भी किया और एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन एमवाई समीकरण मतलब मुस्लिम यादव गठजोड़ उनकी बुनियादी जमीन है। उस जमीन में वोट कटते भी हैं। बीएसपी के भी अतीत में जाएंगे तो ऐसा नहीं है, बीएसपी ने भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भी दिए हैं और मुस्लिम जीते भी हैं। अभी भी आज की तारीख में भी बीएसपी ने जैसे मीरपुर, सिवाल खास, मेरठ, दक्षिण, खतौली, चरथावल, बुढ़ाना, गढ़ मुक्तेश्वर, शिकारपुर, कोल, अलीगढ़, मुरादनगर, हापुड़, लोनी, इन सारे इलाकों में बीएसपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो एक तरफ मुस्लिम उम्मीदवार बीएसपी का, वहाँ कुछ जगह सपा आरएलडी का मुस्लिम उम्मीदवार, उसके बाद फिर एमआईएम का मुस्लिम उम्मीदवार। क्या फ़र्क पड़ता है, इसी को समझने के लिए मैं आज मुस्लिम बहुल इलाके में जाऊंगा। साथ में ये भी बताऊं, जो मैं बताता हूं तो वहाँ भी एमआईएम के समर्थक चिढ़ जाते हैं, नाराज़ होते हैं, गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं कि 2017 के चुनाव में भी 36 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कुल जमा 2 लाख वोट मिले थे, 0.2%, 2 लाख वोट मिले थे और 35 सीटों पर जमानत जब्त हुई। लेकिन 17 से 22 में स्थितियां जरूर बदली है, ये मैं मान लूंगा। ज्यादा ताकत से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, ज्यादा ताकत से रैलियां कर रहे हैं, ज्यादा जोर लगा रहे हैं, ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, ज्यादा आक्रामक है, कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये आक्रामकता, क्या ये जोर, क्या ये ताकत और क्या ये रैलियां असदुद्दीन ओवैसी को अगर 100 सीट, 75 सीट, जितनी भी सीट पर उम्मीदवार खड़े करते, कितनी फीसदी सीटें उनकी झोली में डालती? अब जो जाता हूं, जो मुसलमान बोलते हैं इलाके के, आज भी हो सकता है जो बात होगी मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत सारे मुस्लिम बोलते हैं कि हमें पता है कि हमारा इस्तेमाल वोट बैंक की तरह हुआ है, आगे भी हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है क्या हम 19-20 फीसदी मुसलमान सिर्फ अपने दम पर सीट हासिल कर सकते हैं? जब तक किसी इलाके में 30 फीसदी वोट, 35 फीसदी वोट थोड़ा बढ़ता भी है, जब तक बाकी वोट नहीं आएंगे तब तक सीट नहीं निकलेगी। और अगर हमें बीजेपी को हराना है तो हमें बाकी वोट भी चाहिए, हिंदुओं के वोट चाहिए, पिछड़ों के वोट चाहिए, दलितों के वोट चाहिए, मतलब वोट में वैल्यू एडिशन चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। ये मुस्लिम कहते हैं, उन्हीं के तर्क, उन्हीं के बयान कई वीडियो में मेरे दिखते हैं। और अगर मुसलमानों की बात करेंगे, नुमाइंदगी की, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की आबादी के हिसाब से जो नुमाइंदगी सत्ता में, सरकार में, विधानसभा में, लोकसभा में मिलनी चाहिए, वो नुमाइंदगी कमी है लगातार। और 2014 के बाद और कम गई, क्योंकि बीजेपी का उठान यूपी में, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा में, वो उठान होना, दूसरे दलों का छोटा पड़ना, बौना पड़ना, और बौना पड़ने की वजह से मुसलमानों की नुमाइंदगी एक कमी है। अतीत में अगर आप जाएंगे और अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो मुसलमानों का असर, मुस्लिम वोट का असर करीब करीब माना जाता है यूपी में 130-37 सीटों पर है। 45 सीटें लगभग ऐसी है जहां 30% मुस्लिम है, लेकिन कई सीटें ऐसी है, 20 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां 30 से 50% तक मुस्लिम है। मुरादाबाद 50%, रामपुर 50%, सहारनपुर 42%, मुजफ्फरनगर 42%, शामली 42%, अमरोहा 40%, 41%। ये मुस्लिम आबादी, मुस्लिम बहुल आबादी वाले जिले हैं।
अब इन जिलों में असदुद्दीन ओवैसी का जोड़ होगा और इसलिए मैं ले चलने की वहां भी कोशिश करूंगा जहां जहां जैसे उनके उम्मीदवार आएंगे और बाकी दलों के उम्मीदवार आएंगे। कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें भी 10 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बीएसपी की बात करेंगे तो बीएसपी ने 2007 में 62 टिकट दिए थे मुस्लिम को। 2012 में सपा ने 83 मुसलमानों को दिए। 2017 में बीएसपी ने 100 को टिकट दिए, जीते 5, क्योंकि 2017 में स्थितियां बदल गई, पोलराइज हो गया। तो जब पोलराइज माहौल हो गया तो मुस्लिम उम्मीदवार हारे। मतलब मुस्लिम उम्मीदवारों को जब तक दूसरी जातियों का, हिंदू हो, सवर्ण हो, ओबीसी हो, उनका वोट नहीं मिला, तब तक बहुत रेयर सीट होगी जहां वो अकेले जीत जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कहीं अगर 50% वोट है तो 50% सिर्फ एक मुस्लिम को मिलेगा। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि अगर कहीं 50% वोट है किसी सीट पर और वहां 3 दलों ने मुसलमान उम्मीदवार उतार दिए, 4 ने उतार दिए, 1-2 निर्दलीय हो गया, तो वोट तो कुछ तो बटेगा। 4000 किसी को मिले, 3000 मिले, 5000 मिले। वही ओवैसी के साथ है। कुछ सीट जैसे मुरादाबाद जिले की 5 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे 2017 में, उसमें एक कुंदर की, शायद मैं वहां गया था। ऐसी सीटें हैं जहां 800 से 2000 वोट भी मिले, वोट तो कटे। अब वो वोट बढ़ता है, अगर इस बार ज्यादा हो जाता है तो क्या इस हद तक ज्यादा होता है? 70,000, 60,000, 80,000 कि नंबर 1 की स्थिति में, जीतने की स्थिति में होते हैं, या नंबर 4-5 पर रहते हैं और कोई वोट किसी का कटता है, बीच से किसी का रास्ता खुलता है, जैसे धौलाना में मैं कई लोगों से जब बात कर रहा था तो धौलाना में लोगों ने बताया कि अब स्थिति इस बार इसलिए दिलचस्प हो गई है क्योंकि अगर बीजेपी से सपा के 2012 में जीते हुए धर्मेश तोमर आ गए उम्मीदवार बनकर, और उसके बाद बाकी दलों की बात करें तो 3 अगर मुस्लिम हैं, असलम चौधरी समाजवादी पार्टी से इस बार जो पहले बीएसपी के सिटिंग अभी विधायक हैं, हाजी आरिफ एमआईएम के जो चेयरमैन पति हैं, और बासित प्रधान जो बीएसपी से जो उम्मीदवार हैं, जो पीस पार्टी से पहले लड़ चुके हैं और इनको भी 25-30 हज़ार वोट मिले। अब 3 मुस्लिम के बीच एक धर्मेश तोमर बीजेपी, तो क्या यहाँ कुछ गेम चेंज हो जाएगा? क्या वोट कटने से, मुसलमानों के वोट बंटने से गेम चेंज होगा? ये देखने की बात है। मुसलमानों की नुमाइंदगी की अगर बात करेंगे, 2017 में 20 मुस्लिम एमएलए सिर्फ थे। ठीक 5 साल पहले चले जाइए 2012 में, तो यूपी में 67 मुस्लिम एमएलए थे। 67 से 20 पर आ गए, मतलब 47 मुस्लिम जिनकी नुमाइंदगी विधानसभा में थी उनकी कम, -47। इसमें कोई शक नहीं। 403 सीटों वाली विधानसभा में 20% आबादी वाली जमात कौम, अगर उनके सिर्फ 20 मुसलमान, 20 अगर उनके विधायक, 403 में 20, आबादी 20%, तो जाहिर है उनकी नुमाइंदगी कम है। उनकी नुमाइंदगी बहुत कम है। सत्ता में नुमाइंदगी तो भूल ही जाइए। बीजेपी की अभी जो 105 सीटें आई है, 2 और जोड़ लीजिए उम्मीदवार, 107, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। 403 में हो सकता है एक भी ना हो। तो ये ओवैसी अगर बार बार अपनी रैलियों में कहते हैं कि बीजेपी को सिर्फ दरी बिछाने वाला समझा गया, बीजेपी को बैंड बाजा बजाने वाला कहा गया, दूल्हा कोई और है, बीजेपी को नहीं, मुसलमानों को। अगर ओवैसी अपनी रैलियों में कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ दड़ी बिछाने वाला समझा गया, मुसलमानों को सिर्फ बैंड बाजा बजाने के लिए इस्तेमाल होता है, दूल्हा कोई और है, वो चला जाता है सेहरा बांधकर और मुस्लिम बैंड बाजा बजाते हुए बाहर रह जाते, ये कहना वाजिब हो सकता है, इसलिए कि मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन सवाल है उसका रास्ता क्या है? वो रास्ता क्या बोलते हैं मुस्लिम, वो जो बोलेंगे आपको हम सुनाएंगे। और भी कई सीटें हैं जहां का जिक्र मैं आपको करते हुए, बताते हुए जब मैं वहां ले जाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अब जैसे बेहट है, सहारनपुर की सीट है, यूपी में नंबर 1 विधानसभा है। बेहट से नरेश सैनी जीते पिछली बार, कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश सैनी इस बार चले गए बीजेपी में। अब बेहट से अमजद अली को उतारा है असदुद्दीन ओवैसी ने। अभी बाकी नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सपा की तरफ से कोई उम्मीदवार वहां होगा। इमरान मसूद अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे बेहट या नकुड़ से, लेकिन सपा की तरफ से कोई बात बनी नहीं, क्योंकि नकुड़ से धर्म सिंह सैनी जिन्होंने इस्तीफा दिया बीजेपी के मंत्री पद से, वो उम्मीदवार है, वो भी मुस्लिम बहुल है। तो वहां क्या कुछ खेल होगा वो भी समझेंगे। और बेहट में अगर बात करेंगे तो बेहट में भी नंबर 1 कांग्रेस उम्मीदवार रहे, जीते महावीर राणा बीजेपी, 71,000 वोट मिले पिछली बार। मोहम्मद इकबाल बीएसपी के, उन्हें 71,000 वोट मिले। और मुस्लिमों की तादाद बेहट में ठीक ठाक है, मतलब अगर मुसलमान एकजुट होकर कहीं वोट देता है तो निर्णायक होता है।
लेकिन अभी दो दलों के नाम वहाँ से आने हैं, बीएसपी के और सपा RLD की तरफ से। अमजद अली का नाम आ गया MIM की तरफ से। ऐसे बरेली से भी अपने नाम का ऐलान किया, शाहीन रजा खान है कोई। उसके बाद सिवाल खास का मैंने जिक्र किया आपको। उसके बाद गढ़ मुक्तेश्वर भी ले चलूँगा आपको। गढ़ मुक्तेश्वर कमल सिंह मलिक बीजेपी के MLA हैं, सिटिंग MLA हैं। प्रशांत चौधरी BSP से पिछली बार नंबर 2 पर थे। मदन चौहान नंबर 3 पर थे 2017 में, लेकिन मदन चौहान 2012 में यहाँ से सपा के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। और फरहत हसन नंबर 2 पर थे बसपा के, जिन्हें 64,000 वोट मिले। यहाँ भी गढ़ मुक्तेश्वर में भी MIM की उम्मीदवारी गढ़ मुक्तेश्वर में ठोकी गई। तो ये सारी सीटें हैं। मेरा मकसद ये है बताना कि मुस्लिम, अगर उसके सामने कई जगह मुसलमान बोलते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी को हराना है तो जिसे हम मजबूत देखेंगे उसको वोट देंगे। और वैसे ही बोलते हैं कि कब तक सेकुलर दलों के जाल में, सेकुलर दलों के शिकंजे में फंसते रहोगे, कब तक इस्तेमाल होते रहोगे, कब तक जुम्मन बने रहोगे। यही वो कहते हैं अपनी रैलियों में, उनके समर्थक भी कहते हैं। हमारा अपना हक हुकूक है, हमारा अधिकार है, संविधान हमें इजाज़त देता है, हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इसलिए उप मुख्यमंत्री की दावेदारी, पद की दावेदारी वो 5-6 महीने पहले ठोक चुके हैं। सरकार किसी की हो, हमें वो पद मिले जिस गठबंधन से के साथ हम जाएंगे। उन्होंने कहा था कांग्रेस BJP को छोड़कर सार गठबंधन कबूल है, लेकिन किसी भी गठबंधन के साथ उनकी बात नहीं बनी। कहें तो किसी और गठबंधन को ओवैसी कबूल नहीं। तो ओवैसी के 9 उम्मीदवार, आगे आने वाली लिस्ट और अलग अलग इलाकों में मुस्लिम फैक्टर, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये सिलसिला जो आज से शुरू कर रहा हूँ, आज से मतलब आज कई इलाकों में जाऊँगा, जो देखूँगा वो दिखाऊँगा। और उसमें BSP फैक्टर बहुत अहम है। और कई जगह BSP के उम्मीदवार अगर मजबूत होते हैं तो वहाँ परिस्थितियाँ क्या होती है वो भी देखूँगा। फिलहाल सड़क से, यूपी जाने वाली सड़क से इस वीडियो को ख़त्म करते हुए एक अपील कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और MIM के समर्थकों से एक अपील, गुजारिश कि मेरे मन में कोई दुर्भावना ना आपके प्रति है ना किसी के प्रति। ज़मीन पर जो दिखेगा वही दिखाऊंगा। अगर मैंने 50 मुसलमानों से बात की सड़क पर कैंडिड अचानक, और उसमें 40 मुसलमानों ने या 50 मुसलमानों ने कहा कि ओवैसी ही हमारे रहनुमा, उन्हें ही वोट देंगे, वो भी दिखाऊंगा। अगर 50 में से 5 ने कहा कि हमारे ओवैसी हैं, बाकी हम 45 ने कहा कि हम ओवैसी के साथ नहीं हैं, तो वो भी दिखाऊंगा। आप तय करिएगा कि मैं गलत दिखा रहा हूँ, सही दिखा रहा हूँ, या अपने मन से आप जो तय करें। तय 10 मार्च को हो जाएगा, जो भी जनता तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं इसी सड़क से, यूपी की तरफ जाने वाली सड़क से। नमस्कार।